प्रिय विद्यार्थियों, मैं KR मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा टॉपिक है वेद व्यास ने महाभारत में राज्य की प्रकृति, राजा के प्रमुख कर्तव्य या राजपद संबंधी कार्यों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही वेद व्यास जी ने राज्य के कार्यों की भी विस्तार से विवेचना की है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, राज्य के स्वरूप, अधिकार, कर्तव्य और राज्य के कार्यों को वेद व्यास जी ने राजा या राजपद के अधिकार तथा दायित्व के रूप में इस प्रकार से स्पष्ट किया है। राजपद, वेद व्यास जी ने राजा के पदों को वंश परंपरागत स्वीकार करते हुए राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, राजा के पद का अधिकारी माना है। लेकिन वेद व्यास जी ने ये भी कहा है कि अगर वो दुराचारी हो, गुणहीन हो, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है और पुत्रहीन राजा के भाई को ये पद सौंपा जा सकता है। तो इस तरीके से महाभारत में वेद व्यास जी ने राजा के पद को वंशानुगत स्वीकार किया है। राज्यारोहण आदि समारोह ये राज्य का एक धार्मिक कार्य था और एक भव्य समारोह के साथ ही संपन्न किया जाता था और ये कार्य पुरोहित लोग वैदिक रीति के साथ करते थे। साथ ही राज्य के बारे में वेद व्यास जी ने ये कहा कि सीमित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और ये वंश परंपरागत आधार पर ही होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमित राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें राज्य का, प्रजा का पूरा विकास किया जा सकता है। वेद व्यास जी ने राजा की कुछ वांछनीय योग्यता भी बताई है कि राजा को आस्तिक होना चाहिए, दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव होना चाहिए, राजा को धर्म का आचरण करना चाहिए, भोग अपनी मर्यादा में रहते हुए करने चाहिए, राजा को अर्थ संग्रह के लिए कभी भी क्रूरता का आश्रय नहीं लेना चाहिए, राजा सदैव प्रिय भाषण करना चाहिए उनको, और साहसी होना चाहिए, निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, उसमें सूरवीर होना चाहिए, दानी होना चाहिए, कभी कभी भी बंधुओं के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, दुष्टों के साथ मेल नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को धन नहीं देना चाहिए जो लोभी हों, अपनी स्त्री की रक्षा ईर्ष्या रहित करनी चाहिए, राजा को कभी भी नीच पुरुष का आश्रय नहीं लेना चाहिए, गुप्तचरों से सही काम लेना चाहिए। मतलब वेद व्यास जी ने राजा के बहुत सारे जो कर्तव्य हैं उनके ऊपर बहुत ही विस्तार से इनका वर्णन किया है। अपकारी व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन नहीं छीनना चाहिए, राजा को शुद्ध रहना चाहिए, कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों से अधिक संसर्ग नहीं करना चाहिए, राजा को स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन करना चाहिए, किसी भी कृपा करते समय आक्षेप नहीं होना चाहिए, उसका राजा का हृदय कोमल होना चाहिए, शत्रु को मारने पर शोक नहीं करना चाहिए, बिना बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी ने इस तरीके से राजा की विभिन्न प्रकार की अपेक्षा की और व्यास जी ने राजा से अपेक्षा की है कि इन सभी गुणों का वो परिपालन करे। साथ ही व्यास जी ने राजा को कुछ दोषों से बचने की भी सलाह दी है। राजा को अभिमान, असूया या दर्प आदि दोषों से बचना चाहिए। धार्मिक नियंत्रण
वेद व्यास जी ने राजा के ऊपर वेद शास्त्रों के नियमों के पालन करने का नियंत्रण प्रदान किया है। साथ ही ये भी परामर्श दिया है कि आत्म नियंत्रण के साथ साथ अनुभवी तथा विद्वानों की सलाह को भी महत्व दे। स्थानीय जो निकायों की परंपराएं और कानून है, उनके ऊपर भी राजा को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत है, श्रेणी है, जाति है, धर्म है, कानून है और परंपराओं की पुस्तकें हैं, वो राजा के मार्गदर्शन और नियंत्रण में रखी जाए। राजधानी में राजा को जनसभाओं के माध्यम से जनता को राजा और राज्य की सभी गतिविधियों का पता होता रहता था। और साथ ही जनमत के महत्व को भी वेद व्यास जी ने स्वीकार किया है कि राजा विद्वानों, अनुभवी लोगों, पुरोहितों और गुप्तचरों के माध्यम से जनता की प्रतिक्रिया का ज्ञान करता रहे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेद व्यास जी ने सीमित राजतंत्र के जो स्वरूप को श्रेष्ठ बताया है और सीमित राजतंत्र ही उन्होंने एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बताई। साथ ही राजा के प्रमुख कर्तव्य बताए हैं महर्षि जी ने, सॉरी वेद व्यास जी ने। राजा के कर्तव्य राजा के कार्य कहे जा सकते हैं। वो विद्वान हो, कर्मठ हो, दूरदर्शी हो, शीलवान हो, जनहितैषी हो, धर्मावलंबी हो तथा सूरवीर राजा हो। इस तरीके से वेद व्यास जी ने कहा कि राजा को आत्मनियंत्रण, व्यास ने राजा का सबसे प्रमुख तथा आधारभूत कार्य मन पर नियंत्रण रखने को बताया। और उन्होंने कहा कि जितेंद्रिय राजा ही शत्रुओं का दमन कर सकता है तथा अन्य राजकार्यों को सफलतापूर्वक संचालन भी कर सकता है। प्रजा का हित, देखिए राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रजा का हित है। राजा प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे। प्रजा रक्षा का कार्य, प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रमुख धर्म है। वेद व्यास जी ने राजा को निर्देश दिया है कि अंतरंग लोगों के बाहरी लोगों से रक्षा करनी चाहिए तथा बाहरी लोगों की अंतरंग लोगों से रक्षा करनी चाहिए, तभी राजा सफल हो सकता है। दंड नीति का प्रयोग, साथ ही वेद व्यास जी ने यह भी निर्देश दिया राजा को कि दंड नीति का उचित प्रयोग करना चाहिए। दंड नीति के प्रयोग के आधार पर राज्य के 4 रूपों का वर्णन किया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। राजा दंड नीति की चारों नीतियां, साम, दाम, दंड भेद का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है तो वो राज्य सर्वश्रेष्ठ होता है। और व्यास ने उसे सतयुग कहा है। जब राजा दंड नीति के किन्हीं 3 ही अंशों का सही ढंग से पालन करता है तो उसे त्रेता युग कहा जाता है। यह राज्य का सतयुग के राज्य की अपेक्षा कम श्रेष्ठ है। और जब राजा दंड नीति की किन्हीं 2 अंशों का ही ठीक से प्रयोग कर सकता है तो उसे द्वापर युग कहा जाता है। और जब समुचित दंड नीति को छोड़कर राज्य करता है तो अराजकता आ जाती है, उसे कलयुग की संज्ञा दी गई है। राजा की और भी कई कार्य बताए हैं। राजा को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए, उचित करारोपण तथा उनका उचित प्रकार से संग्रह करना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर राजा पूर्ण तरीके से नियंत्रण रखे, राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करे आदि कार्य राजा के वेद व्यास जी ने बताए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि शांति पर्व में विविध जो प्रसंगों की रोचक शैली में उस काल के बिखरे लगभग सभी राजनीतिक विचारों को संग्रहित कर उनका औचित्यपूर्ण विवेचन किया है। अब वेद व्यास जी ने राज्य के कार्यों के बारे में भी काफी व्यापक रूप से उल्लेख किया है। और व्यास जी ने राज्य के कार्यों के संबंध में विविध प्रसंगों में काफी कुछ लिखा है। राजा के जो कार्य और दायित्व हैं वही राज्य के कार्य और दायित्व हैं। व्यास जी ने राजा के निम्नलिखित प्रमुख कार्य बताए हैं या राज्य के प्रमुख कार्य: रक्षा संबंधी कार्य, जैसे अभी हमने शोर्ट में इनको देखा था। राजा का प्रमुख कार्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक और बाहरी दृष्टि से राजा सदैव लोगों की रक्षा करता रहेगा। और राजा को सभी ओर से अपनी रक्षा करते हुए
अपनी प्रजा को भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा राजा प्राय प्रजा में आलोचना के पात्र होते हैं, जो लोगों का विश्वास नहीं खो देते हैं या लोगों के व्यक्तियों के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। प्रजा का रंजन, देखिए राजा या राज्य का दूसरा जो कार्य है, प्रजा का रंजन करना भी राजा का प्रमुख कार्य है। राजा को सदैव प्रजा की भलाई के संबंध में सोचना चाहिए। देखिए व्यास जी ने लिखा है कि एक धर्मात्मा राजा को वैसे ही अपनी प्रिय लगने वाले विषय का परित्याग करना चाहिए तथा वही काम करना चाहिए जिसमें सभी लोगों का हित हो। जैसे कि गर्भवती स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले प्रिय भोजन आदि का परित्याग करके केवल वही भोजन करती है जो गर्भस्थ शिशु के लिए हित कर। इस प्रकार व्यास जी ने प्रजावर्ग को प्रसन्न रखना राजाओं का सनातन धर्म बताया है। राजा को सत्य की रक्षा करनी चाहिए तथा अपना व्यवहार सरल रखना चाहिए और राजा को अपने हित के सामने प्रजा के हित को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। अगला जो बिंदु है, पूर्वाग्रह रहित न्याय, मतलब राजा को तटस्थ, निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर न्यायिक कार्य करना चाहिए। अपनी प्रजा को यद्यपि पुत्र व्रत स्नेह करना चाहिए और न्याय की बात आए वहां निर्णय प्राय निष्पक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रतिष्ठा प्राय विशुद्ध पक्षपात रहित न्याय पर ही निर्भर करती है। कोष की व्यवस्था, देखिए राजा को कोष संग्रह के लिए साम दाम और भेद तीनों ही नीति अपनानी चाहिए और राजा को कोष संग्रह के लिए प्रजा से उनकी आय का छठा भाग करके रूप में ही प्राप्त करना चाहिए। ज्यादा करों का बोझ नहीं ला दे। सिर्फ वेद व्यास जी ने कहा कि उनकी आय का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त, क्योंकि राजा प्रजा का दायित्व निभाता है और राजा को अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसका चतुर्मुखी विकास करना चाहिए। साथ ही राजा को व्यापारियों पर कर लगाते समय अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। माल की खरीद बिक्री है, माल को मंगाने का व्यय, नौकरों का वेतन है, व्यापारियों की बचत है। इस तरीके से सभी को ध्यान में रखते हुए राजा को कोष से संबंधित कार्य करना चाहिए। दंड नीति का प्रयोग, देखिए राजा को सर्वोत्तम रीति से ही दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। अपनी दंड नीति का प्रयोग सही तरीके से करता है और चारों वर्ण अपने अपने धर्म में निष्ठा के साथ लगे रहते हैं तथा वो अधर्मी नहीं बनते हैं, तो प्रजा को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। राजा द्वारा निष्पक्ष और सही रीति से दंड नीति का प्रयोग करने पर प्राय पृथ्वी पर सतयुग का आरंभ हो जाता है और राजा दंड नीति के तीन अंशों का सही रीति से परिपालन करता है तो त्रेता युग कहते हैं, अभी जो बताया था मैंने। इसके बाद पुरुषार्थ, राजा को सदैव पुरुषार्थ बने रहना चाहिए। उसे सदैव अपने पुरुषार्थ को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषार्थहीन राजाओं का प्रयोजन सिद्ध हो पाना संभव नहीं होता है। गुप्तचर नियुक्त करना, राजा को समय समय पर गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए। देखिए व्यास जी ने कहा है कि राजा को गुप्तचरों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो विद्वान होते हुए भी गूंगे, बहरे तथा अंधे से जान पड़े तथा जिनमें भूख, प्यास तथा कष्ट सहने की शक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों को ही गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए। देखिए राजा को चाहिए कि राजा द्वारा नियुक्त गुप्तचरों द्वारा राजा को बाजारों, लोगों को घूमने के स्थानों, सामाजिक उत्सवों, उद्यानों, बगीचों और विद्वानों की सभाओं, भिक्षुओं के समुदायों, चौराहों, विभिन्न प्रांतों, सभाओं, धर्मशालाओं में अपने शत्रुओं द्वारा भेजे गए गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था, देखिए व्यास जी ने प्रशासनिक व्यवस्था के समय में लिखा है कि राजा को समूचे राज्य का प्रशासनिक वर्गीकरण इस प्रकार से करना चाहिए जिसमें 1000 गांव का, 100 गांव का, 20 गांव का, 10 गांव का तथा एक गांव का एक अलग अलग अधिपति नियुक्त करे। पापियों पर नियंत्रण, राजा का यह भी कर्तव्य है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करे तथा दूसरी ओर उसे पापियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण भी रखना चाहिए।
व्यास जी की मान्यता है कि प्रजा द्वारा किए गए धर्म का चतुर्थ अभिप्राय राजा को प्राप्त होता है। वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था का संचालन। देखिए, व्यास जी ने बताया कि व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की मुख्य मार्ग 4 वर्ण तथा 4 आश्रम है। और व्यास जी ने राजा का एक कर्तव्य बताया है कि राजा को उन 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की व्यवस्था की सुरक्षा करनी चाहिए तथा इन व्यवस्थाओं पर राजा पूर्ण नियंत्रण रखे। युद्धकालीन कर्तव्य। व्यास जी ने युद्ध के समय अपनाई जाने वाली नीति को विस्तार से स्पष्ट किया है। उनका पूरा महाभारत का ग्रंथ ही युद्ध काव्य है। परंतु वास्तव में व्यास जी युद्ध के उदारता पूर्वक समर्थक नहीं है। वेद व्यास जी का मत है कि प्रत्येक राजा को सदैव युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए, वही राजा बुद्धिमान होता है। क्योंकि युद्ध से कभी राज्य का हित नहीं होता और युद्ध राजा के लिए युद्ध करना असंभव ही हो जाता है। तो राजा को चाहिए वो युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व शत्रु के बलाबल का पूरा ज्ञान प्राप्त करे। अगर शत्रु राजा की सेना निर्बल दिखे तो उसका दुर्बल दिखे या शत्रु प्रमाद में हो, वह मित्रहीन हो तथा उसका कोई सहायक न हो तथा वह बंधुओं से रहित हो तथा वह दूसरों के साथ युद्ध में लगा हो और उधर अपनी सैनिक शक्ति प्रबल करने को राजा को ऐसे शत्रु के विरुद्ध युद्ध के लिए अपनी सेना को कूच का आदेश देना चाहिए। पर राष्ट्र संबंध विचार। व्यास जी का मत है कि राजा को अपने शत्रु से अपनी हीनता और निर्बलता का पता लगाने से पूर्व संधि कर लेनी चाहिए। जो राजा न तो उपकार कर सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना भी उचित नहीं लगता, उस राजा की सदैव उपेक्षा होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे वेद व्यास जी ने राजपद पर जो विचार व्यक्त किए हैं। उसमें हमने देखा है राजपद वंशानुगत होना चाहिए, राज्यारोहण आदि समारोह होने चाहिए राज्य में, सीमित राजतंत्र को उन्होंने उचित बताया और राजा की विशेष जो कई योग्यताएं बताई है जिनके ऊपर हमने चर्चा की। राजा के प्रमुख कर्तव्य बताए, उसके बाद राजा के प्रमुख कार्य या राज्य के कार्यों के बारे में हमने चर्चा की है। इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।